सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सॉलिड स्टार एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर से देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था और हमने देखा था कि यहाँ लुओ फेंग स्टार बीस्ट एंसेस्टर की दी गई चुनौती को हराने के लिए यहाँ पे पूरी जी जान के साथ उनके बनाए गए इस बीस्ट रियलम के अंदर कल्टीवेट करना शुरू कर देता है, जहाँ वो काफी सारे मेथड्स का यूज करता है। यहाँ तक कि जो उसका गोल्डन हॉर्न बीस्ट है उसको वो उसके परफेक्ट जीन लेवल तक कल्टीवेट भी कराता है, लेकिन फिर भी उसे कोई भी नई इनेट टेक्निक नहीं मिल पाती, जिसके कारणवश यहाँ पे लुओ फेंग अपने खुद की कल्टीवेशन पे ही फोकस करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर वो अपनी थर्ड क्लोन बॉडी और अपनी जो इनेट टेक्निक है इनका यूज करते हुए दो अलग अलग लॉ को भी यहाँ पे बना देता है, जो कि असल में गोल्ड लॉ और स्पेस लॉ थी। और इनके फ्यूजन का अल्टीमेट वर्जन लुओ फेंग के सामने आता है ना, तो ये देखकर तो वो भी शॉक्ड हो जाता है। और फाइनली यहाँ पर द ग्रेटर यूनिवर्स टेक्निक का यूज करते हुए लुओ फेंग ने यहाँ पर एक छोटे से यूनिवर्स के हिस्से को क्रिएट कर लिया था। और आगे सोहमेज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर लुओ फेंग और बाबाता को दिखाया जाता है, जहाँ बाबाता लुओ फेंग की इस अचीवमेंट की तारीफ करते हुए कहने लगती है कि जरा देखो ये कितना ज्यादा प्यारा है, मैंने आज से पहले इतना छोटा मिनिएचर यूनिवर्स तो नहीं देखा। यहाँ पर लुओ फेंग भी सरप्राइज होते हुए कहने लगता है कि आज से पहले जब मुझे ये टेक्निक मिली थी ना, तो तब मैं इसे यूज करने से कतराता था। मुझे लगता था कि शायद इसे यूज करने के बाद मुझे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, पर जरा देखो अब तो मैं इस पर काफी अच्छा खासा कंट्रोल भी कर पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं इसका क्रिएटर हूँ, हर एक छोटी छोटी चीज को मैं सेंस कर पा रहा हूँ। और तुम्हें पता है कि अगर मैं इसका यूज करूँ ना, इसके अंदर ट्रैप करने वाले को मैं पल भर में ही मिटा के रख सकता हूँ। यहाँ तक कि ये मुझे अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करा सकती है जब भी मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे बातचीत तो ये लोग कर रहे थे, लेकिन तभी बाबाता के ऊपर लुओ फेंग की नजर जाती है और वो उसे देखते साथ ही पहचान जाता है कि इसके साथ तो कुछ गड़बड़ है, स्पेशली इसकी टेल नहीं। वो उससे कहने लगता है कि एक बात बताओ, आखिर तुम इस रियलम के अंदर आई तो आई कैसे? जहाँ तक मुझे याद है तुम तो मेरे डीमन क्लोन बॉडी के साथ थी ना। तभी बाबाता यहाँ पे स्माइल करती है और वो अपने असली रूप में आ जाती है और कोई नहीं बल्कि आ चुका थी। यहाँ लुओ फेंग फिलहाल के लिए वो यहाँ अपने बनाए गए यूनिवर्स के आसपास स्पिन कर रहे इन डायग्राम्स को देखने लगता है। इन रून डायग्राम्स को देखकर वो कहने लगता है कि जरा इन्हें देखो, ये कितने ज्यादा मिस्टीरियस लग रहे हैं और ये जो रून्स है ये असल में इन्हीं गॉड स्टैचूज से लिए गए हैं, जो कि अभी हमने उसी बीस्ट गॉड रियलम के अंदर देखा था। लुओ फेंग आगे बताता है कि ये जो रून्स है यही यहाँ के हर एक लॉ एंड पावर को कंट्रोल करते हुए लुओ फेंग के इस यूनिवर्स को बैलेंस कर रहे हैं। लुओ फेंग यहाँ पे स्माइल भी करता है और कहने लगता है कि जरा सोचो, जिन्हें की मैं मामूली से रून समझ रहा था और मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया था, वो असल में इतने कॉम्प्लेक्स और पावरफुल रून्स होंगे, किसने सोचा था। अब यहाँ पे इस अच्छे से डिस्कवर करने के बाद लुओ फेंग लग जाता है हर एक चीज को वापस से स्टडी करने में, यानी कि जो स्क्रप्चर्स थे, फिर चाहे वो उसके यूनिवर्स के अंदर हो या फिर उस रियलम के अंदर हो। यहाँ पे बेसिकली वो दोनों के दोनों स्क्रप्चर्स को ढूंढते हुए इनके बीच सिमिलैरिटी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पे ये सारी चीज तो चल रही थी, वही दूसरी तरफ हम शीजो माउंटेन के अंदर मास्टर जो सिटिंग इन माउंटेन गेज इनका सीन देखते हैं, जो की लुओ फेंग की ओर देखते हुए यहाँ अपने मन में कहने लगते हैं कि हर कोई अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है, लेकिन डिस्ट्रक्शन का जो एरा है जैसा कि लोग भुला चुके हैं, उसके बारे में तो किसी को भी खबर ही नहीं। लेकिन जब ये डिस्ट्रक्शन हुआ उससे पहले एक ऐसा कल्टीवेशन मेथड एग्जिस्ट किया करता था जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, और जो 64 डायग्राम है आज के टाइमलाइन में वो उसी से बिलोंग करती है और उसी पर बेस्ड है। और मुझे नहीं लगा था कि तुम अनजाने में ही इतनी बड़ी चीज को अचीव कर लोगे। और बेसिकली जिस डायग्राम को लुओ फेंग समझ रहा था वो असल में उसी एंशिएंट कल्टीवेशन मेथड से रिलेट है। अब यहाँ लुओ फेंग काफी वक्त से ये चीज किया जा रहा था, हजारों साल बीत रहा था, और जो एंसेस्टर है बीस्ट गॉड एंसेस्टर वो देखकर कहने लगता है कि न जाने ये बार बार इन डायग्राम्स को क्यों समझ रहा है, जबकि इन सबका कोई फायदा है ही नहीं। तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, लेकिन बीस्ट गॉड कल्टीवेशन में हार्ट ऑफ द बीस्ट गॉड इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि हर कोई इसे नहीं समझ सकता, और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। लेकिन इसे समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं, और जो समझ पाते हैं वही आगे चलकर बीस्ट गॉड बन पाते हैं। यहाँ पर जो मास्टर सिटिंग इन माउंटेन गेज है वो भी ये बात बताते हैं कि असल में जो 8 ग्रेट बीस्ट गॉड्स हैं वो कोई मामूली गॉड्स नहीं है, बल्कि वो तो यूनिवर्स के लॉ के फ्यूजन का एक कॉम्प्लेक्स वर्जन है। रही बात सुप्रीम सीक्रेट टेक्निक्स की, तो उन्हें सिर्फ उन रून्स डायग्राम्स के द्वारा ही पूरी तरीके से समझा जा सकता है और एक एक स्टेप को ब्रेक डाउन किया जा सकता है। और मेरे डिसाइपल ने ऑलरेडी गोल्डन हॉर्न बीस्ट को उसके परफेक्टली जीन लेवल तक पहुंचा दिया है, साथ ही उसे एक इनेट टेक्निक भी मिल चुकी है, साथ ही वो इन 64 रून डायग्राम्स को भी काफी अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुका है, इनके बीच के कनेक्शन का भी वो पता लगा चुका है, और अब बस उसे अपने कॉन्शियसनेस के अंदर इन्हें अच्छे से मेमोराइज
मेमोराइज करना होगा, उसे किसी भी चीज को वापस से समझने की जरूरत नहीं है। और अगर ऐसा करने में ये कामयाब हो जाता है ना, तो ये बहुत ही जल्द एक पावरफुल सुप्रीम टेक्निक को बना लेगा, जो कि इसके सीक्रेट इनर टेक्निक का ही छोटा सा लेकिन पावरफुल मॉडिफाइड वर्जन होगा। इसमें से थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो एक न एक दिन इसे जरूर कर लेगा, क्योंकि मेरे डिसाइपल के लिए इतना छोटा सा टास्क नामुमकिन नहीं हो सकता। इस दौरान लो फैंग गोल्डन हॉर्न बीस्ट के एक डायग्राम पे फोकस करते हुए कहने लगता है कि फिलहाल के लिए वक्त बहुत ही कम है, तो मुझे एक एक करके ही आगे स्टेप लेना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट के ऊपर जाके ये बैठ तो जाता है और इन स्क्रप्चर को समझते हुए इसकी आंख लग जाती है, जहाँ वो एक ड्रीम देखता है जिसके अंदर उसे एक काफी शांत मिजाज का गोल्डन हॉर्न बीस्ट नजर आता है, जो कि यहाँ पर उन बटरफ्लाइज के साथ खेल रहा था। पर अगले पल सिनेरियो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, जहाँ पे वो जो बीस्ट था वो अब यहाँ पर काफी सारे कल्टिवेटर्स के बीच में घिर जाता है। और ये काफी सारे पावरफुल कल्टिवेटर्स थे जिनसे ये फाइट करते हुए एक काफी बड़ा सा डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर देते हैं। सारे के सारे लोग तो मारे जाते हैं, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। यहाँ बीस्ट गॉड जब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, तो उसके आसपास वही गोल्डन बटरफ्लाइज उसे नजर आती है जिसके साथ वो खेल रहा था। और सडनली हम देखते हैं कि डीमन क्लोन बॉडी की आंख खुल जाती है और वो हैरानी के साथ कहता है कि आखिर मैंने अभी क्या देखा, क्या मैं वाकई में एक बीस्ट गॉड हूँ जिसने कि उस ड्रीम को देखा। बेसिकली लो फैंग ने हार्ट ऑफ द बीस्ट गॉड को समझ लिया था उस ड्रीम के जरिए से, और ये चीज जब यहाँ एंसेस्टर को नजर आती है तो वो भी कम्प्लीटली स्पीचलेस हो जाता है और हैरानी के साथ कहता है कि आखिर ये ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी इतने कम वक्त में, ये तो लगभग नामुमकिन जैसा है। यहाँ पे ये सारी बातें एंसेस्टर कह तो रहे थे, पर लो फैंग अपने काम में लग जाता है। वो यहाँ पर उसने जो कुछ भी देखा था, जो कुछ भी समझा था, उन्हें लेते साथ ही कल्टिवेट करने बैठ जाता है। और यहाँ उन स्क्रैचेस को समझते हुए लो फैंग यहाँ पे जो बीस्ट गॉड की जो इनहेरिटेंस है उन्हें हासिल करना शुरू कर देता है। ये देखते साथ ही जो एंसेस्टर है इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहता है कि क्या इतनी कम वक्त में ये चीज, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, सडनली लो फैंग यहाँ अपनी आंखें खोलता है। इसके बॉडी के अंदर से काफी टेरिफाइंग पावर अनलीश होती है और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि फाइनली लो फैंग ने उस इनहेरिटेंस को भी हासिल कर लिया था, जो कि असल में बीस्ट गॉड का है। यहाँ पे वापस आते साथ ही लो फैंग को कांग्रेचुलेट करती है और कहने लगती है कि तुमने यूनिवर्स वर्ल्ड मास्टर के एक सुप्रीम टेक्निक को बना लिया है, जो कि काफी ज्यादा रेयर बात है। लो फैंग, तुम भी नहीं जानते कि तुमने क्या कर दिखाया है। अब लो फैंग बिना एक पल गवाए इमीडिएटली अपने फिंगर को रेज करती हुए कहने लगता है कि स्टार बीस्ट एंसेस्टर, मैं लो फैंग आज यहाँ पे आपको आपके ही चैलेंज में चैलेंज करता हूँ। इसी के साथ यहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन और वो फैलाता है ना, वो देखने लायक था। इसी दौरान एंसेस्टर भी अपने बीस्ट फॉर्म में आ जाते हैं और आते साथ ही इसकी डिस्ट्रक्शन और को सप्रेस करते हुए कहते हैं कि बहुत अच्छे, तुम यहाँ पे मुझे चैलेंज करने के लिए आए हो। हाँ, पर तभी यहाँ पे दोनों अपनी ऑरा को पूरी तरीके से सप्रेस करते हुए यहाँ हम देखते हैं कि एंसेस्टर अपने ह्यूमनाइट फॉर्म में आ जाते हैं और अब यहाँ पे वो बताने लगते हैं कि हम यहाँ पर बिना किसी वेपन के एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे, जिस पर लो फैंग भी मान जाता है। और एंसेस्टर बताने लगते हैं कि मुझे हैरानी है कि तुम इतनी जल्दी मान गए, पर हाँ मैं तुम्हें बता दूं कि असल में तुम्हें किसी वेपन की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास भी अब बीस्ट गॉड का हार्ट है, यानी कि हार्ट ऑफ द बीस्ट गॉड को तुमने बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। तो फिलहाल के लिए तुम्हारी इमेजिनेशन और तुम्हारे हाथ ही तुम्हारे वेपन है। इस सुनना ही था कि तभी लो फैंग भी अपने हाथों के जरिए से खुद की पावर्स को एक्टिवेट करता है और यहाँ उसके हाथों में किसी बीस्ट गॉड जितनी पावर आ जाती है। और तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी आंखें फुल किलिंग इंटेंट के साथ सीधा एंसेस्टर के ऊपर टूट पड़ती हैं। लो फैंग हर एक एंगल से उसके ऊपर दे तनादन अटैक्स पे अटैक से किए जा रहा था और यहाँ एंसेस्टर भी अपने हाथों के जरिए से उसके अटैक से खुद को डिफेंड कर रहे थे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लो फैंग के अटैक इतने ज्यादा इंटेंसली होने लगते हैं कि अब यहाँ एंसेस्टर को अपने दोनों हाथों का यूज करना पड़ता है और एंसेस्टर उसे मार के दूर भी फेंक देते हैं, लेकिन लो फैंग तो हार मानने का नाम नहीं लेता। वो बार बार इनके ऊपर हमला कर देता है। इस दौरान यहाँ पे एंसेस्टर भी उसके ऊपर दे तनातन अटैक करता है, लेकिन यहाँ पे लो फैंग की जो डीमन क्लोन बॉडी है वो खुद को काफी जल्दी रिकवर कर लेता है और वापस इनके ऊपर हमला करने लगता है। इस दौरान यहाँ पर एक जायंट सा पाम अटैक लो फैंग के ऊपर हो जाता है, जो कि ऑन द स्पॉट उसकी टांग को पकड़ लेता है और यहाँ वह इसे पटकना शुरू कर देता है। लेकिन लो फैंग भी अपने हाथों को जमीन पे गड़ाते हुए खुद को रोक लेता है और घुमा के एक उल्टा अटैक सीधा यहाँ पे एंसेस्टर के ऊपर कर देता है। अब यहाँ पे एंसेस्टर भी किसी से कम नहीं थे। वो यहाँ अपने हाथों में अपने स्ट्रक्चर्स को एक्टिवेट करने लगते हैं और फिर तभी उसके ऊपर भी एक तगड़ा वाला अटैक कर देते हैं। यहाँ पे लो फैंग ब्लॉक करने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसका ये जो स्ट्रक्चर वाला अटैक था ना, ये उसे काफी दूर ले जाके गिरा देता है। तभी लो फैंग यहाँ पर जो बीस्ट गॉड का जो फैंटम है उसे अपीयर करते साथ अपनी फुल स्पीड के साथ सीधा उसके पे हमला कर देता है और यहाँ लो फैंग की स्पीड से तो वो तक भी पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं। लिटरली यहाँ पे लो फैंग हर एक एंगल से ऊपर अटैक करते हुए इनके फेस के ऊपर कट लगा देता है, जिसके चलते उसकी पेस से यहाँ एंसेस्टर बिल्कुल भी मैच नहीं कर पाते और यहाँ लो फैंग इन्हें उठा के मारता है। जिसके बाद वो यहाँ पर मौका पाते साथ ही अपने हाथ को उनकी बॉडी के आर पार कर देता है, उन्हें आसमाने की ओर फेंक देता है। इसी के चलते लो फैंग फाइनली इस डुएल को जीत जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एंसेस्टर भी हंसने लगते हैं और उनकी बॉडी यहाँ पे बनने लगती है। तभी लो फैंग मन में कहने लगता है कि यकीन नहीं होता कि मैंने वाकई में उन्हें डिफीट कर दिया। एंसेस्टर यहाँ बिल्कुल मेरे सेम लेवल पर आ गए, पर फिर भी मैंने उन्हें डिफीट कर दिया। अब तभी यहाँ पे वो इमीडिएटली एंसेस्टर के पास जाते हुए उन्हें ग्रीट करता है और कहने लगता है
कि थैंक यू सो मच, इस बैटल के दौरान आप हमेशा पूरी तरीके से डिफेंसिव रहे, आपने मेरे ऊपर बिल्कुल भी अटैक नहीं किया और यही इकलौता रीजन है कि मैं खुशकिस्मत रहा कि मैं आपको हरा पाया और मैं इस बैटल को जीत पाया। यहाँ पे ये सुनकर मास्टर, यहाँ पे ये सुनकर एंसेस्टर भी स्माइल करती है और तब इससे कहने लगते हैं कि तुम्हें इतना ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे अगेंस्ट यूनिवर्स मास्टर लेवल के सबसे पावरफुल और हाईएस्ट डिफेंसिव मेथड्स का यूज किया, लेकिन फिर भी एट द एंड मैं तुमसे हार गया। वो बात अलग है कि अगर मैं अपनी पूरी ताकत के साथ तुम पर हमला करता तो शायद तुम हार जाते, लेकिन वो तुम थे जिसने कि मुझे चैलेंज किया था, तो मुझे तो डिफेंड करना। इसी के साथ वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए सिर्फ काफी ज्यादा शाबाशी देते और कहने लगते हैं कि अब जबकि तुम बैटल जीत चुके हो तो मुझे नहीं लगता कि अब हमें यहाँ पर थोड़ा भी वक्त जाया करना चाहिए। तभी यहाँ पे मास्टर सिटिंग इन माउंटेन गेज पीछे से आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि लू फेंग बहुत बढ़िया, 180 मिलियन ईयर्स की इस पूरी की पूरी मेहनत को तुमने जाया होने नहीं दिया। आफ्टर ऑल इतनी कड़ी मेहनत के बाद फाइनली तुम पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गए। पहले तुम अपने ट्रू ट्रेजर्स और जितने भी तुम्हारे बाकी के टेक्निक्स है उन पर तुम रिलाई करते थे, लेकिन अब तुम बदल चुके हो और अब तुम एब्सोल्युटली फॉर्मिडेबल स्ट्रेंथ को पोजेस करते हो, एक ऐसी ताकत जो कि बहुत ही कम लोगों के पास है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारे लेवल के जितने भी कल्टीवेटर होंगे ना, तुम उनसे सबसे ज्यादा सुपीरियर हो और तुम्हारी फ्यूचर की कल्टीवेशन जर्नी काफी ज्यादा स्मूथ होने वाली है। यहाँ पे अपने बारे में इतनी सारी बातें सुनकर यहाँ लुओ फेंग को काफी ज्यादा अच्छा लगता है, पर तभी एंसेस्टर कहने लगता है कि सिटिंग माउंटेन गेस्ट, तुम्हारे ऊपर ये लुक ना बिल्कुल भी सूट नहीं करता। मुझे अच्छे से याद है कि कैसे तुम मुंह उठा के यहाँ से चले गए थे, और वैसे भी ये सारी अचीवमेंट्स जो है ये तुम्हारे डिसाइपल्स की है ना कि तुम्हारी है, ठीक है, तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी उसे ये कामयाबी उसके गोल्डन हॉर्न बीस्ट क्लोन से मिली है, समझे। जिसमें मास्टर माउंटेन सिटिंग गेस्ट हंसते हुए कहने लगते कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्रेडिट कौन ले रहा है, बस ये बताओ क्या तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है कि आखिर हम लोगों ने दांव पे क्या लगाया था। तुम यूनिवर्स के 9 सुपर पावर्स में से एक हो जो कि स्पेस बीस्ट एंसेस्टर है, और मुझे यकीन है कि तुम अपनी बात से मुकरोगे नहीं, तो चुपचाप वो ट्रू ट्रेजर सेट मेरे डिसाइपल के हवाले कर दो। जिस पर यहाँ बीस्ट एंसेस्टर कहने लगता है कि मैं अपने वादे से कभी नहीं मुकरता, मैं हार गया हूँ और मैं अपनी हार का एक्सेप्ट करता हूँ। जिसके बाद वो स्माइल करते हुए लुओ फेंग के सामने उस बड़े से बीस्ट गॉड आर्मर को ले आते हैं, जिसे देखते साथ ही सभी लोग शॉक्ड थे। और यहाँ एंसेस्टर बताते हैं कि ये जो ट्रू बीस्ट गॉड आर्मर सेट है इसके अंदर टोटल 526 यानी कि 500 से भी ज्यादा ट्रू ट्रेजर्स मौजूद है। यहाँ पे ये सुनकर तो लुओ फेंग भी हैरान था और मन में कहने लगता है कि मेरे मास्टर क्यूरियोसिटी लॉर्ड का जो 1000 ट्रेजर रिवर है वो असल में 1000 ट्रू ट्रेजर से बना हुआ है। यहाँ पे हम तभी देखते कि मास्टर उसे इशारा करते हैं और लुओ फेंग इमीडिएटली उस आर्मर के अंदर चला जाता है, जहाँ वो जो जायंट सा मुंह था वो इमीडिएटली उसे अपने अंदर भर लेता है। और यहाँ पे बताने लगते हैं एंसेस्टर कि असल में इसके अंदर 4 हाई ग्रेड के अर्केना है और एक टॉप ग्रेड का अर्केना भी मौजूद है, और जो बाकी के अर्केना है वो सारे कॉमन अर्केनास है। इसके जो विंग्स है, इसके जो हॉर्न्स है और इसके जो बॉडी स्केल्स है, इसे तुम इंडिविजुअली भी यूज कर सकते हो, और अगर इन्हें कंबाइन करके यूज किया जाए ना तो ये बहुत ही पावरफुल और ओवरवेलमिंग पावर वाली एक ऐसा आर्मर बन जाता है जो कि उन कल्टीवेटर के लिए मोस्ट सूटेबल वेपन है जो कि बीस्ट गॉड के वे को कल्टीवेट करते हैं। तभी हम लुओ फेंग को देखते हैं जहाँ पर वो उस आर्मर के ऊपर अपना कंट्रोल पा चुका था, और यहाँ जैसे ही वो अपना ऑरा रिलीज करता है तो चारों तरफ की जगह शेक करने लगती है। जिसके बाद लुओ फेंग इमीडिएटली यहाँ आसपास के चक्कर लगाने लगता है। उसकी स्पीड देखने लायक थी और लुओ फेंग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड था। अब इस यूनिवर्स के अंदर हम बाकी सारे बीस्ट को भी देख पाते हैं और ये सभी एक साथ फाइट करते हैं। तभी यहाँ पे जो मास्टर सिटिंग माउंटेन गेस्ट है वो कहने लगते हैं कि अब मेरे ख्याल से हमारा काम हो चुका है, तो मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। कहते हुए वो जाने लगते हैं और लुओ फेंग को भी आवाज देते हैं। अब लुओ फेंग भी इमीडिएटली अपने नॉर्मल फॉर्म में आते साथ ही यहाँ से निकलने लगता है और जाते हुए यहाँ पे एंसेस्टर को ग्रीट भी करता है। पर तभी एंसेस्टर जो है वो लुओ फेंग से कहने लगते हैं कि आखिर इतनी जल्दी क्या है जाने की, जिसमें मास्टर सिटिंग माउंटेन गेस्ट कहने लगते हैं कि आखिर अब क्या बचा है। जिस पे वो कहने लगता है कि इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। ये कहते हुए वो लुओ फेंग को यहाँ से काफी दूर ले जाता है, और तभी हम लुओ फेंग और एंसेस्टर को देख पाते हैं जहाँ लुओ फेंग काफी ज्यादा हैरान था कि आखिर उसे यहाँ पे क्यों लाया गया है, लेकिन एंसेस्टर उसे देखकर काफी ज्यादा मन ही मन खुश होते हैं। तभी लुओ फेंग उन्हें उस गिफ्ट के लिए शुक्रिया अदा करता है, लेकिन एंसेस्टर उसे कहने लगते हैं कि लुओ फेंग, मेरा जो स्पेस बीस्ट अलायंस है ना, ये काफी सारे सुपीरियर रिसोर्सेज को ऑफर्स करता है और यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए काफी सारे बेटर प्रोस्पेक्ट्स भी मौजूद हैं। तो एक बात बताओ, क्या तुमने कभी भी ह्यूमन रेस को छोड़ने के बारे में सोचा है? अब इन्हें लग रहा था कि शायद इतने सारे ऑफर की बात सुनकर लुओ फेंग इनकी बात मान जाएगा, लेकिन लुओ फेंग तो मुंह पे मना कर देता है, कहता है कि नहीं, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा। जिस पे वो थोड़े चुप हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ठीक है, मैं समझ गया, तुमने ज्यादा वक्त के लिए कल्टीवेट नहीं किया और तुम्हारे फैमिली और जो तुम्हारे दोस्त है वो सभी वहीं पर मौजूद है, तुम्हारे दिल में अभी भी उनके लिए अटैचमेंट है, इसीलिए शायद तुम फैसला नहीं कर पा रहे। यहाँ पे वो थोड़े निराश हो जाते हैं, पर तभी झिझकते हुए कहने लगते हैं कि वैसे मेरे पास एक और ऑफर है, तो बताओ इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट का जो क्लोन है उसे मेरे स्पेस बीस्ट अलायंस में ज्वाइन कर ले दो। चिंता मत करो, इससे तुम्हारा जो ह्यूमन रेस में तुम्हारा जो स्टेटस है उसमें बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा, और तुम्हारे पास एक बहुत ही बड़े अलायंस का बैकअप होगा जो कि हमेशा तुम्हारा साथ देगी, तुम्हारी मदद करेगी।
तो बताओ आखिर इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। अब लू फेंग कहने लगता है कि पर अगर मैं सही मायने में सोचूं तो मेरे पास डबल पावर्स और रिसोर्सेज तो होंगे, लेकिन उतना ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे कंधे पे आ जाएगी। जिसमें वो बताने लगते कि अगर अलायंस तुम्हारी मदद करेगी तो नेचुरली तुम्हें थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को तो उठाना पड़ेगा ना, और चिंता मत करो ये ज्यादा भी नहीं होंगी। अब तभी ये सुनकर लू फेंग आ गया था और कहने लगता है कि ठीक है, मैं उन जिम्मेदारियों को उठाने के लिए तैयार हूँ। जैसे लू फेंग मान जाता है ना, तो यहाँ पे जो एंसेस्टर रिवर काफी ज्यादा हंसने लगते हैं और तभी यहाँ पे वो अपने स्पेस बीस्ट एंसेस्टर वाले फॉर्म में आ जाता है और काफी ज्यादा खुश था। यहाँ दूर से हम देखते हैं कि जो मास्टर जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट है वो कहने लगते हैं कि इसके एक्सप्रेशन को देखकर मैं बता सकता हूँ कि इसने जो अपनी चाल चली है ना, इसमें ये कामयाब हो चुका है। वैसे मुझे इससे कोई इशू नहीं, पर एक बात बताओ, तुमने मेरे डिसाइपल को रिक्रूट किया है, तो जब भी कोई नया मेंबर अलायंस को ज्वाइन करता है तो तुम लोग तो उसे एक ट्रू ट्रेजर देते हो ना। ये सुनना ही था कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एंसेस्टर कहने लगता है कि पर अभी अभी तो मैंने दिया। जिस पे यहाँ मास्टर कहने लगते हैं कि बिल्कुल नहीं, एक बात तुम भूल रहे हो, वो जो बीस्ट गॉड आर्मर है उसे तो मेंशन नहीं कर सकते, वो तो शर्त हारने की वजह से तुमने दिया था। ये अलायंस की तरफ से लू फेंग के लिए कोई गिफ्ट नहीं था। यहाँ पे मास्टर बेसिकली लू फेंग के लिए हर एक चीज कर रहे थे। वो कैसा ना कैसे करके बार्गेनिंग करते हुए अपने डिसाइपल के लिए ट्रेजर निकलवा ही लेते हैं। और यहाँ एंसेस्टर कहने लगते हैं कि ठीक है मैं समझ गया, और हाँ मानना पड़ेगा, मोल भाव करने में ना तुमसे बड़ा उस्ताद तो कोई नहीं। अब तभी वो कहने लगता है कि अरे तुम मेरे डिसाइपल को अपने अलायंस में ज्वाइन करा रहे हो, जो कि तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से इस मामले को जाने दूंगा? हाँ, जिस पे वो कहने लगता है कि तुम तो इसके मास्टर हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुमने भी इसे ऐसे गिफ्ट्स नहीं दिए होंगे जितने कि मैंने दिए हैं। जिस पे मास्टर बताने लगते हैं कि चिंता मत करो, मैंने जो दिया है ना उसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, और तुमसे तो वो लाख गुना बेटर ही होगा। ये सुनकर अब ये भड़क जाता है, कहने लगता है कि ठीक है ऐसी बात है, तो फिर मैं इसके ओरिजिनल ह्यूमन बॉडी को एक हाई आर्केना मिली वेपन दूंगा। कहते हुए वो स्पेस के अंदर एक क्रैक बनाते हैं और उसे वो ट्रेजर दे देते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि लू फेंग जैसे ही उस कटिंग पर्ल ब्लेड को देखता है ना, तो वो भी शॉक्ड था। इस दौरान आटुका जैसे ही बाहर आती है लू फेंग के साथ, तो यहाँ बाबा उसे पीट के रख देती है और कहती है क्या आखिर तेरी हिम्मत कैसी हुआ? तभी लू फेंग यहाँ हमें बताता है कि जब उसने उस कटिंग पर्ल ब्लेड को स्पेस बीस्ट एंसेस्टर से हासिल किया, तो उसके बाद मास्टर सिटिंग माउंटेन गेस्ट और वो उस जगह को छोड़ के चले आए। और तभी प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम ओरिजिनल यूनिवर्स के एक मिस्टीरियस लोकेशन का सीन देखते हैं और मास्टर उसे एक डिवाइस देते हुए कहने लगते हैं कि जब भी तुम्हें मुझसे कनेक्शन बनाना हो या मुझसे बात करनी हो, तो तुम्हें बस अपने कॉन्शियसनेस को इसके अंदर गैदर करना और एक मैसेज सेंड करना है, जिसके बाद मुझे वो मैसेज मिल जाएगा। कहते हुए मास्टर यहाँ से चला जाता है और लू फेंग भी उस डिवाइस को अपने पास रख लेता है। और तभी वो बताता है कि वहाँ से वापस आने के बाद लू फेंग अपने यूनिवर्स लॉस को कंप्लीट करने में लग जाता है, जिसके चलते गोल्डन हॉर्न बीस्ट लगातार अपने परफेक्ट डिवाइन बॉडी तक इवॉल्व होता रहा और काफी शॉर्ट टाइम में ही वो अपने परफेक्ट डिवाइन बॉडी तक पहुंच गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो परफेक्शन लेवल था ना, ये काफी ज्यादा मैसिव था और अब गोल्डन हॉर्न बीस्ट पहले से और ज्यादा टेरिफाइंग लग रहा था। तभी यहाँ पे डीमन क्लोन बॉडी कहने लगता है कि अब सब कुछ रेडी है और अब वक्त आ गया है कि हम लोग ओरिजिनल स्टार में वापस लौट जाएं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम हॉन्गलिंग सिटी के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ लू फेंग यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ मौजूद था और यहाँ पे वो उन्हें यही बताता है कि वो वापस से ओरिजिनल स्टार में जा रहा है। साथ ही ये खबर बाकियों को भी लग जाती है और वो भी लू फेंग के बारे में ही बात कर रहे थे कि बीते 2 साल से किसी ने उसे नहीं देखा, लेकिन अब जब वो वापस आया है तो वहीं पर वापस जाने की बात कर रहा है। और तभी दूसरी लेडी कहने लगती है कि उसके पास काफी सारे ट्रू ट्रेजर्स हैं और इस बार अगर वो जा रहा है ना, तो उसे काफी सारे फैक्शंस की तरफ से बड़े बड़े ऑफर्स भी आएंगे। यहाँ पर लू फेंग बताने लगता है इस बार मैं ओरिजिनल स्टार के अंदर अपने ह्यूमन आइडेंटिटी के साथ जा रहा हूँ, जिसका मतलब ये है जब मेरी आइडेंटिटी सबके सामने रिवील हो जाएगी तो इस बार बहुत बड़ा केओस मचने वाला है और काफी सारा स्लॉटर भी देखने को मिलेगा। इसी के साथ लू फेंग ओरिजिनल स्टार के बिल्कुल एंट्रेंस में पहुंच जाता है और बताने लगता है कि मुझे जिस बात का डर है मैं उसी बात के लिए उतना ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये कहते साथ ही लू फेंग रेडी हो जाता है, अपने उस नए वेपन को भी वो निकाल लेता है। सिल्वर विंग्स को एक्टिवेट करते हुए यहाँ पे लू फेंग का माल की एंट्री मारता है और लिटरली उसके रास्ते में आने वाली हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करते हुए वो आगे बढ़ जाता है। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। सो होमीज हमारा आज का ये एपिसोड तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन ये एपिसोड तुम्हें कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।